और बड़ी खबर, न्यूज चैनल को दिए जाने वाले देश के प्रतिष्ठित एनबा अवार्ड में न्यूज 18 इंडिया का डंका बजा है। मैनेजिंग एडिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किशोर अजवाणी को दिया गया, जबकि देश नहीं झुकने देंगे को बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड दिया गया। बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो के अवार्ड से भैया जी कहिन को नवाजा गया, जबकि प्रीति रघुनंदन को बेस्ट एंकर का अवार्ड दिया गया। न्यूज 18 को कुल मिलाकर 80 अवार्ड मिले। तो एनबा में एक तरीके से डंका बजा है न्यूज 18 इंडिया का। एक के बाद एक कई अवार्ड्स लगातार न्यूज 18 इंडिया की झोली में भरे। कुल मिलाकर 80 एनबा अवार्ड्स न्यूज 18 को मिले हैं। न्यूज चैनल को दिए जाने वाले सबसे देश के प्रतिष्ठित अवार्ड्स माने जाते हैं एनबा अवार्ड्स, और ऐसे में न्यूज 18 इंडिया का डंका भी बजा है। और 4 तस्वीरें भी आप देखिए, किशोर अजवाणी, अमन चोपड़ा, प्रतीक त्रिवेदी, प्रीति रघुनंदन, इन तमाम लोगों को न्यूज 18 इंडिया एनबा में अवार्ड्स मिले हैं। किशोर अजवाणी को मैनेजिंग एडिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और साथ साथ अमन चोपड़ा को देश नहीं झुकने देंगे के लिए बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड मिला है, और बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो के अवार्ड से भैया जी कहिन को नवाजा गया, जबकि प्रीति रघुनंदन को बेस्ट एंकर के अवार्ड से नवाजा गया है। तो न्यूज 18 को कुल मिलाकर 80 अवार्ड मिले हैं। और इसी के साथ साथ अरुण सिंह, प्रियंका कांडपाल और साथ साथ विवेक गुप्ता को भी एनबा अवार्ड मिला है। तो कुल मिलाकर 80 एनबा अवार्ड्स न्यूज 18 की झोली में भरे। और अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जो लगभग 2 महीने से चल रहा है। यूक्रेन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की रणनीति, यूक्रेन का पलटवार अभी तक रूस के लिए चुनौती बना हुआ है। और अब खबर आ रही है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को न सिर्फ हथियारों और सैन्य उपकरणों की मदद मिल रही है, बल्कि अमेरिका के जासूस भी रूस की एक एक चाल की निगरानी कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा यूक्रेन की सेना को मिल रहा है। क्या है रूस के खिलाफ CIA का प्लान, और कैसे अमेरिका ने अपने जासूसों की बदौलत रूस के खिलाफ चक्रव्यूह बनाया है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। अमेरिकी जासूसों के जाल में फंसा रूस। CIA के चक्रव्यूह में पुतिन की सेना। यूक्रेन की मदद के लिए गहरी चाल। जो रूस अपनी ताकतवर वॉर मशीनरी से यूक्रेन में कयामत लाना चाहता है, जो रूस किसी भी कीमत पर ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों के बल लाना चाहता है, वो रूस आखिर क्यों अब तक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ? क्यों रूस के हर दांव की काट यूक्रेन निकाल पा रहा है? ये सवाल जितने रूस को हैरान कर रहे हैं, उतने ही उन लोगों को जिन्हें लगता है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग को रूस आसानी से जीत लेगा। इसी रहस्य के बीच ये सवाल भी रूस के लिए पहेली बने हुए हैं कि आखिर कैसे यूक्रेन ने रूस के 8 जनरल मार गिराए, कैसे यूक्रेन ने 36 कर्नलों को मौत की नींद सुला दिया, कैसे यूक्रेन रूस के 300 अधिकारियों को मारने में सफल रहा। इस पहेली में, इस रहस्य में सिर्फ और सिर्फ एक जवाब छिपा है, और वो है अमेरिका। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी यूक्रेन की कदम कदम पर मदद कर रही है। और युद्ध में अगर यूक्रेन की सेना रूस के दांत खट्टे कर रही है, तो उसके पीछे CIA का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है, जो पूरे युद्ध के दौरान न सिर्फ रूस की हर हलचल पर निगरानी रख रही है, बल्कि रूसी कार्रवाई के खिलाफ रणनीति भी बना रही है, और इससे यूक्रेन की सेना को बड़ी मदद मिल रही है। CIA के जासूसों की एक टोली हर पल रूस की रणनीतियों की निगरानी कर रही है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से आई इस खबर के मुताबिक CIA के जासूसों ने रूस को सबक सिखाने के लिए एक खास तरह की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत अमेरिका ने यूक्रेन को उन जगहों और समय की जानकारी मुहैया कराई जहां रूसी सेना हमला करने वाली थी। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक शुरुआत से ही हम यूक्रेन के साथ रणनीतिक और कार्रवाई करने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। ये रणनीतिक और योजनापूर्ण दोनों तरह से असरदार रहा है।
ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि इससे एक बड़ा फर्क आया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद देने के लिए एक खास तरह की रणनीति पर काम किया है। इस रणनीति के तहत सारी जानकारियों को सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए साझा किया जाता था। बताया जाता था कि रूसी सेना की यूनिट कहां सक्रिय है, रूस ने कहां कौन से हथियारों को मोर्चे पर लगा रखा है। ये जानकारी भी साझा की जाती थी। इसके अलावा CIA के जासूस ये भी बता देते थे कि रूस कैसे और कहां हमला करने वाला है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार आगाह किया गया ताकि यूक्रेन की सेना सही वक्त पर सही लक्ष्य पर निशाना साध सके। साथ ही CIA यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए एक सुरक्षा घेरा भी तैयार कर रही है। इससे पहले काला सागर में रूस के तबाह हो चुके युद्धपोत मॉस्को के बारे में भी यही जानकारी निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका ने पहले जंगी जहाज की लोकेशन यूक्रेन तक भेजी। उसके बाद यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइलों ने युद्धपोत पर हमला बोल दिया। दावा किया जाता है कि अमेरिका की ये जासूसी रूस को इतनी भारी पड़ी कि मॉस्को के डूबने के कई दिनों तक रूस सच्चाई को कबूल नहीं कर सका। और रूस के हमलों से यूक्रेन का बोर्दयांका शहर करीब करीब खंडहर में तब्दील हो चुका है। UN के महासचिव जब यूक्रेन पहुंचे थे तो उन्होंने बोर्दयांका शहर में भी जाकर वहां की हालत देखी। फिलहाल ये शहर कैसा दिख रहा है, यूक्रेन में मौजूदा न्यूज 18 के जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन का वो शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज आलम बिल्कुल अलग है। इस शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। रूसी सेना द्वारा लगातार हमले किए गए। लगभग 1 महीने तक इस पूरे इलाके पर रोज न रोज हमले होते रहे। सामने आप देख सकते हैं, ये कोई इमारत, ये कारखाना रहा होगा, उसके पास ये कोई बहुत बड़ी दुकानें रही होगी। सामने आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मकान है, वो मकानों को भी किस तरीके से ध्वस्त किया गया। और उसके पास में यहाँ पर दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि रिहायशी इमारतें हैं। लगातार हमले, 1 महीने तक हमले, सड़कों पर उत्पात कहें वो होता रहा। और ये पूरा का पूरा शहर जो एक समय अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऐसे में कहीं पर आज पूरा सा इलाका, पूरा शहर वो सुनसान है। कोई यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो रहते थे वो इन शहर को छोड़ के निकल लिए, अब एक एक करके लौट रहे हैं। लेकिन अभी भी इस शहर में खंडहर, ये शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। और दिल्ली के पौष इलाके में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। दिल्ली के पौष इलाके में करोड़ों की लूटपाट का मामला सामने आया है। आनंद लोक के 29 नंबर कोठी में बुजुर्ग महिला अपनी पोती के साथ सो रही थी। तड़के बेडरूम का दरवाजा खोलकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक बैंक कर्मी से बंदूक की नोक पर लूटपाट हुई। लूट का CCTV फुटेज सामने आया है। लुटेरों ने बैंक कर्मी को जान से मारने की धमकी भी दी है। यूपी के शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर फटने से एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। प्रशासन और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन कपड़े की 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। और वहीं बड़ी खबर आ रही है जंग के बीच मारिउपोल से। बड़ी खबर आ रही है जहां पर मारिउपोल से अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से यूक्रेनी नागरिकों की निकासी शुरू हो गई है। और बताया जा रहा है कि अब तक 20 नागरिकों को अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से निकाला जा चुका है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल रूस की सेना पूरे मारिउपोल शहर पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर उसका कब्जा अब तक नहीं हो पाया है। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में करीब 2000 यूक्रेनी सैनिकों के छिपे होने का दावा किया जा रहा है। और उसके अलावा करीब 1000 यूक्रेनी नागरिक भी इस स्टील प्लांट के अंदर शरण लिए हुए हैं। और जंग का मैदान कई कहानियों का साक्षी होता है। आज एक ऐसी ही कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी यूक्रेन की सेना के उस जंगबाज की है जिसने जब जब अपने लड़ाकू विमान से उड़ान भरी, तब तब रूस की ताकतवर सेना के सिपाही आसमान में हाहाकार को मजबूर हो गए। दावा किया जाता है कि यूक्रेन के इस योद्धा ने अपनी शहादत से पहले रूस के 1-2 नहीं बल्कि 40 लड़ाकू विमानों को धूल में मिला दिया।
जिसने रूस को सबसे बड़ा सदमा दिया। जिसने रूस के लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया। जिसने जल्लाद ब्रिगेड को करारा जवाब दिया। जिसने पुतिन की रातों की नींद हवा कर दी। कहानी यूक्रेन की सेना के उस जंगबाज की है जिसने आसमान में जब जब उड़ान भरी तब तब यूक्रेन के लिए युद्ध की तस्वीर बदल दी। ये कहानी उस जाबाज की है जिसने जब जब अपने लड़ाकू विमान से उड़ान भरी तब तब रूसी सेना को पानी मांगना पड़ा। घोस्ट ऑफ कीव यूक्रेन का एक सच्चा वीर योद्धा। यूक्रेन के आसमान का सबसे बड़ा लड़ाका। रूसी विमानों का काल था घोस्ट ऑफ कीव। घोस्ट ऑफ कीव ये नाम आज पूरी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। कहा जाता है कि यूक्रेन के आसमान पर घोस्ट ऑफ कीव के होते हुए कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रूस और यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन 13 मार्च को रूस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। युद्ध के दौरान रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हमले में घोस्ट ऑफ कीव का विमान ध्वस्त हो गया। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि यूक्रेन के आसमान का ये सबसे बड़ा लड़ाका यानी घोस्ट ऑफ कीव आखिर था कौन। 29 साल के यूक्रेनी वायुसेना के पायलट मेजर स्टीफन तारावल्का को घोस्ट ऑफ कीव की उपाधि दी गई। 29 साल की उम्र में मेजर स्टीफन तारावल्का ने जो वीरता दिखाई उससे खुश होकर यूक्रेन की सरकार ने उन्हें घोस्ट ऑफ कीव की उपाधि दी। और 29 साल का ये योद्धा जब MiG-29 फाइटर जेट को लेकर कीव के आसमान में उड़ान भरता था तो कहने वाले कहते थे कि कीव के आसमान पर उसकी सुरक्षा करने वाला साया मंडरा रहा है। लेकिन तब इस योद्धा के अस्तित्व पर कई लोगों को शक था। लेकिन अब यूक्रेन की सरकार ने इस बात का खुलासा किया है कि असल में घोस्ट ऑफ कीव कौन था और कौन उसने रूस के लड़ाकू विमानों को धूल चटाकर शहादत हासिल की। जब युद्ध शुरू हुआ तो लगा कि रूस की वायुसेना के सामने रूस की सेना बहुत जल्दी घुटने टेक देगी, लेकिन यूक्रेन के इस 29 साल के लड़ाके ने मानो कुछ और ही ठान रखा था। रूस ने कीव से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। रूस ने कीव से 130 किलोमीटर दूर स्थित चेर्नोबिल पर भी फतह हासिल कर ली थी। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में ज्यादा ताकत और ज्यादा तकनीक थी। यूक्रेन की हवाई सीमाबंदी खत्म करने के बाद रूस के कदम कीव की तरफ बढ़ ही रहे थे कि घोस्ट ऑफ कीव उनके सामने आ गए। सोशल मीडिया पर चली खबरों के मुताबिक घोस्ट ऑफ कीव ने रूस के 6 फाइटर जेट्स को युद्ध के पहले ही दिन मार गिराया, जिसमें रूस के 2 सुखोई 35, 1 सुखोई 27, 1 MiG-29 और 2 सुखोई 25S फाइटर जेट्स शामिल थे। MiG-29 फाइटर जेट पर सवार यूक्रेनी वायुसेना के पायलट
मेजर स्टीफन ताराबल्का ने अकेले दम पर रूसी वायु सैनिकों की नाक में दम कर रखा था। हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी इस बात की नहीं है कि घोस्ट ऑफ कीव ने रूस के कुल कितने विमान तबाह किए। लेकिन दावों के मुताबिक मेजर स्टीफन ताराबल्का ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तक रूस के 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। यूक्रेन के पश्चिम में कोरोलिवका गांव के एक मजदूर परिवार में जन्मे इस लड़के के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि महज 29 साल की उम्र में ये वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। MiG-29 से ही घोस्ट ऑफ कीव ने रूस के आधुनिक तकनीक से लैस कई विमानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के आसमान में भले ही अब घोस्ट ऑफ कीव के विमान के गरजने की आवाज ना आए, लेकिन यूक्रेन के इतिहास में ये नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। और पटियाला हिंसा पर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटियाला में हिंसा पर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग छापेमारी में मुख्य साजिशकर्ता की पहचान की गई है। बताया गया कि बरजिंदर सिंह परवाना मुख्य साजिशकर्ता है। गुजरात के भरूच में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज जनसभा है। जनसभा के लिए केजरीवाल सूरत पहुंच गए हैं। पंजाब बिजली संकट से जूझ रहा है। मानसा में पावर प्लांट के अधिकारियों ने मीटिंग की और थर्मल प्लांट में बंद पड़े एक यूनिट चलाने का आदेश दिया है ताकि पंजाब की जनता को इस बिजली संकट से निजात दिलाई जा सके। और यूक्रेन के बोर्दियांका शहर ने कई हफ्तों तक लगातार रूस के हमले झेले और इसके निशान आज भी शहर की हर गली और हर चौराहे पर नजर आते हैं। दिखाते हैं आपको यूक्रेन के बोर्दियांका से न्यूज़ 18 रिपोर्टर जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बोर्दियांका का ये इमारत, ये इलाका है, वहाँ पर देखिए पूरी तरीके से बिल्डिंग, ये इसको एक हिस्सा है उसको तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरे मंजिले पर भी आप देखें जहाँ पर किताबें हैं वो रैक में लगी हुई है, लेकिन अब वहाँ पढ़ने वाला कोई नहीं है। पूरी तरीके से ये यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका जो घर या आशियाना कहे पूरी तरीके से टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। ऐसी ही तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाएं आगे भी। ये पूरा इलाका जो है वो एक खंडहर बन चुका है। यहाँ इतना सन्नाटा है, कोई नहीं है यहाँ, इक्का दुक्का लोग भी यहाँ पर दिख जाए ये बड़ी बात है। ये पूरी तरीके से ये चाहे इस इलाके में कह लीजिए, ये बड़े टावर, यहाँ गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही है पूरी तरीके से कैसे कबाड़ में तब्दील हो गया है। आग लगी होगी, बॉम्बार्डिंग हुई होगी, वहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, ये बड़ा टावर होगा वहाँ पर। देखिए जैसे मैंने कहा था कि इक्का दुक्का लोग यहाँ पर अभी आ रहे हैं, चूँकि उनका जो सामान कुछ छूट गया होगा उन घरों में जहाँ पर वो सालों से रहते थे। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे ये खंडहर हो चुका है। उनकी यादें अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है पूरी तरीके से। ये गाड़ी है यहाँ पर जो कुछ दो लोगों को हमने देखा जो यहाँ पर आए हैं और कुछ सामान लेने के लिए। कैमरामैन पंकज तोमर ये सारी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए ये देखो सामान जो था घर में उसको वहाँ से ले जाया जा रहा है। कि देखिए ये दो लोग हैं जो सामान लेने के लिए आए हैं, जो बचा कुछ सामान अपना जो घरों में होगा उसको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। और 2 महीने से लंबे चले युद्ध में रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर बना दिया है। जगह जगह तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। जापोरिजिया में तबाही का डबल मंजर दिख रहा है। एक तरफ कई इलाके नेस्तनाबूद हो चुके हैं तो जापोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बड़ा खतरा बना हुआ है। कैसी है तबाही और ज़ेलेंस्की को किस बात का खौफ है, देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसी तबाही देखी नहीं होगी। मकान, दुकान, खेल के मैदान सब ध्वस्त। रूसी सेना की मिसाइलें बरपाया कहर। कहीं मलबे में जिंदगी तलाशी गई
तो कहीं उजड़े आशियाने से मिसाइल के टुकड़े दिखाए गए। हैरान करने वाली तबाही का यह मंजर यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया का है, जहां रूसी मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि कई सालों तक इस इलाके में ऐसे ही सन्नाटा पसरा रहेगा। ज़ापोरिज़िया में रूसी सेना ने बम बरसाए, मिसाइलें गिराईं, जिसका अंजाम कुछ इस कदर दिखा। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया, इमारतें ध्वस्त नजर आईं। खेल के मैदान से लेकर रिहायशी इलाके सब जमी दोज कर दिए गए। इन हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। रेस्क्यू टीम मौके पर डटी दिखाई दी। उजड़े घरौंदों को फिर से बसाने की कोशिशें दिखी। सवाल वही है, आखिर बम बारूद के खेल में मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत खत्म होती दिखी। Именно сюда вообще непонятно, вообще нет на это ответа, вообще нет. Это просто по мирным жителям. Это почему именно сюда? А что произошло? Прилетела, я так понимаю, российская ракета. और ज़ापोरिज़िया को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ यूक्रेन का एक अहम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और युद्ध के शुरुआती दिनों में ये रूस के कब्जे में आ गया था, लेकिन रूस के यहाँ रहते हुए खतरा कभी कम नहीं हुआ। ज़ापोरिज़िया में हर तरफ मिसाइल हमले के बाद तबाही के निशान दिखे, लेकिन इस जगह पर इससे भी ज्यादा खतरा बना हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर खतरा बना हुआ है। यह न्यूक्लियर प्लांट युद्ध के 7वें दिन से ही रूस के कब्जे में है। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के दावे के उलट मंजर है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने ज़ापोरिज़िया प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। Там було більше 100, мені здається, 120 одиниць техніки. Вони оточили, вони вбили декількох людей, стріляли вони по ядерних блоках. І навіть спочатку МАГАТЕ сказали, що ніяких попадань не було. Це не є правда. Ми знайшли. Вони попали по ядерному блоку, але є там достатньо потужний захист. ज़ापोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर अगर कोई खतरा आता है तो ये सिर्फ यूक्रेन के लिए खतरा नहीं होगा, बल्कि अगर यहाँ से न्यूक्लियर एक्टिव एलिमेंट लीक हुए तो ये खतरा पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है। यही वजह है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर IAEA भी हरकत में आ गया। ज़ापोरिज़िया यूरोप का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत भी। दावा है कि यह यूक्रेन की बिजली का लगभग 25% हिस्सा बनाता है। शायद इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से गुहार लगाई है कि वो जल्दी से जल्दी रूस के नियंत्रण से ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को मुक्त कराएं। लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो सकता है। І тому на сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але це також більш-менш, тому що там ходять бойовики. Бойовики, вони ходять зі зброєю абсолютно, вони знаходяться на цій території. Інша справа, що вони нічого не розуміють, що там відбувається, абсолютно. Ми чекаємо на розблокування. Ми офіційно сказали МАГАТЕ, що вони повинні це зробити. Я бачу, скажімо так, публічно, і він приїжджав, пан Гросі, що він каже, що він хоче це зробити, але я не бачу поки що у них є такі можливості розблокувати нашу атомну електростанцію. Безпеки для України. Я розумію, що наш проєкт передбачив, що у майбутньому... इससे पहले IAEA के अध्यक्ष ने कीव के दौरे पर बयान दिया कि UN की एजेंसी को ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में घुसने देना चाहिए, क्योंकि यूरोप का यह सबसे बड़ा पावर प्लांट खतरे की लाल बत्ती की तरह है। मतलब IAEA के अध्यक्ष
यूक्रेन को सावधान कर रहे थे। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेलेंस्की के लिए अहम है। सिर्फ 4 ही न्यूक्लियर प्लांट बचे हैं, उसमें से भी ज़ापोरिज़िया रूस के कब्जे में है, जबकि 1990 से पहले यूक्रेन के पास करीब 8 न्यूक्लियर प्लांट थे। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। वहां पर हुए हमले और उसके बाद लगी भयानक आग आज तक सबको याद है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो वहां हमला ना करे, क्योंकि इसके नतीजे केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि रूस को भी भुगतने पड़ेंगे। ये डर अब भी बरकरार है। और तेजस्वी यादव ने लाउडस्पीकर और बुलडोजर पर बयान दिया है। पटना में तेजस्वी यादव ने बुलडोजर और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर और लाउडस्पीकर की बात करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। बिहार के मुंगेर विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। छात्र को 100 अंक के बदले 555 अंक दे दिए गए। जयपुर में प्रसिद्ध खोले के हनुमान मंदिर में 5100 श्रद्धालुओं ने पढ़ी हनुमान चालीसा। हर जगह जय श्री राम के नारे लगे। बड़ी तादाद में लोग हनुमान चालीसा में शामिल हुए। बीएचयू के बाद दरभंगा के एलन मिथिला यूनिवर्सिटी पहुंचा इफ्तार विवाद। यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार पार्टी और नमाज पढ़ने को लेकर मामला गरमाया। दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने इस इफ्तार पार्टी पर कड़ी आपत्ति जताई। रोजा, नमाज, इफ्तारी, इन सब से शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को जो अपर शिक्षा देती है, इनको अलग रहना चाहिए। और यूक्रेन के बोरोदियांका शहर की गिनती यहाँ से सबसे खूबसूरत शहरों में होती है, लेकिन अब इस शहर में हर तरफ सिर्फ खंडहर नजर आ रहा है। लोग दाने दाने को अब मोहताज हो गए हैं। बोरोदियांका से दिखाते हैं आपको न्यूज़ 18 रिपोर्टर जनक दवे की यह ग्राउंड रिपोर्ट। बोरोदियांका की इन इमारतों में जो लोग रहते थे अब वो रहने लायक घर नहीं है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को कहीं और जाकर अभी रहना पड़ रहा है मजबूरी में। उनकी मदद के लिए आज ह्यूमैनिटेरियन हेल्प आई है, उस पर आप घर का सारा सामान कह लीजिए वो सारा का सारा यहाँ पर आए हैं। एक समय ये किसी को मदद करते थे, आज उन्हें मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आप देखिए, ये कैमरामैन पंकज तोमर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हर सारी चीज़ें घर के किराने में जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए लोगों को आज यहाँ पर कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। देखिए, ये आप इस तरीके से उनको जो मदद दी वो उसके बाद हर कोई है वो ज़रूरत की सामान है वो लेकर यहाँ से निकलता है। बहुत सारी लंबी कतार ऐसे बनती जाती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या मंजर रहा होगा, क्या स्थिति होगी। मेरे साथ हमारे दोस्त हैं डॉक्टर विजय, उनसे बात करते हैं। सर बताएं, इनसे बात करें कि दरअसल क्या हुआ था उस दिन, कब का ये वाक़या है, कुछ अगर बता पाएँ आप। Wy możecie rozkazać, что случилось и как это произошло тот день? Как зовут вас, Валерий? Меня зовут Дима, я проживал здесь в центре. 24 февраля мы с детьми и супругой отъехали чуть дальше в частный сектор, 3 километра расстояния. 2 марта мы приехали сюда за родителями, которые оставались в центре. После этих бомбардировок они просто вышли из дому, мы за ними на машине приехали и остались там на окраине. Все время были там. कह रहे हैं जब 24 को ये स्टार्ट हुआ था तो हम लोग तो घबरा के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रिश्तेदार के यहाँ जाके रुक गए थे, और उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड को काफ़ी तेज़ शेलिंग हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए तो हमने ये हाल यहाँ पे देखा था।